Saloni. I'm audible? Yes, you're audible. Okay, then let's start. Yeah, sure. Firstly, give us your introduction and what have you converted this year? So my full name is Saloni Agrawal and I'm from Pune, Uttar Pradesh. And talking about my profile, I'm currently working in EY and I have been in EY since 2.5 years. And in 10th class, I scored 85%. In 12th class, I scored 92%. And in my graduation, I have done BCom honors and scored 8.01 for CGPA. And I have also done MCom through correspondence, which was done simultaneously with the job. So I scored in that 8.22 CGPA. And currently, I have converted. I am Bangalore, I am Lucknow, and I am Shillong, and others' result is awaiting. Okay, great. Congratulations to you. Thank you. So when did you start preparing for this year? So for this attempt, I started preparing in January 2022, but this was my third attempt. Okay. So what happened in your previous attempts and how did you decide on Elite Spirit? So first attempt was purely non-focused. Like मेरी दीदी की शादी थी तो वहीं पास में सेंटर पड़ गया था तो वहीं पे इसलिए जाके दे दिया था विद नो प्रिपरेशन आउट ऑफ लाइक एंगेजमेंट वाले दिन ही एग्जाम था तो बिल्कुल ही बिना प्रिपेयर करे हुए दिया था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में 2-3 मंथ्स की प्रिपरेशन करके दी थी तो उसी टाइम पे एलीट स्पिरिट यूट्यूब पे देखा था। गौरव सर का एक 4 आवर्स का एलआरडीआई का वीडियो है तो वो बहुत फेमस हुआ था तो उसी को फॉलो करती थी। मैंने एलआरडीआई की उसी से प्रिपरेशन की थी। सो उसमें थोड़ा स्कोर कम था लेकिन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम ऑल द कैप कॉल्स एंड कन्वर्टेड देम। सो कैप कॉल्स देने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि एक और अटेम्प्ट तो देना ही है क्योंकि मतलब अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं था कि अभी अपना बेस्ट दे दिया है तो ये था कि थर्ड तो फाइनल होगा बिकॉज थर्ड इज ऑलवेज अ चार्म। सो थर्ड इस अटेम्प्ट वहीं से डिसाइड कर लिया था कि थर्ड देना है तो उसके लिए फिर जनवरी में जब इलीट स्पिरिट का बैच स्टार्ट हुआ था तो वो ज्वाइन किया था। तो इस ईयर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? तो लाइक ऐसे कोई बेसिक स्ट्रैटेजी तो मैंने फॉलो नहीं की थी बट मैंने प्रीवियसली एसएससी के लिए प्रिपेयर किया था सो आई वाज गुड एट पॉइंट्स बिकॉज ऑफ दैट एंड एलआईडीआई मेरा सबसे ज्यादा वीक था। सो उसके लिए गौरव सर थे हमारे सेवियर। उन्होंने बहुत हेल्प करी और उनका मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके स्क्रैच से एकदम टॉप तक लेके जाना दिस वाज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी आई कुड बिलीव। तो गौरव सर ने उसमें पूरी गाइडेंस करी एंड हनी सर वर अमेजिंग इन क्वांट्स। उन्होंने एक ही टॉपिक को इतनी बार रिपीट करके इतने अच्छे से समझाया है और लास्ट टाइम तक इतने अच्छे रिविजन दिए थे सो उनकी काफी हेल्प रही एंड शाहजाद सर वर वेरी गुड इन बीआरसी। सो उसमें फिर रीडिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस पे भी काफी फोकस किया। तो बेसिकली मतलब जैसे हनी सर हमेशा कहते हैं कि हमेशा एक सब्जेक्ट अपना एड्ज होना चाहिए। सो मतलब मेरा क्वांट सही था तो वो मेरे लिए एडवांटेज था लेकिन बाकी 2 सब्जेक्ट्स मेरे वीकर पार्ट थे तो उन पे ज्यादा फोकस किया था मैंने इस ईयर। अच्छा, तो बाकी दोनों आपने कैसे काउंटर किया? सर की तो हेल्प थी बट सिंस आप वर्किंग भी थे तो फुल टाइम आपकी जॉब उसके बाद लिमिटेड आवर्स होते हैं तो आपको कैसे कैसे टाइम मिला? एंड सिंस बीए के लिए बोलते हैं कि आपको लॉन्ग प्रिपरेशन चाहिए, स्टडी करने की आदत होनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू रीड, तो उसके लिए क्या था आपका स्ट्रैटेजी? तो लाइक फुल डे वर्किंग होता है 8 बजे हमारा लॉग आउट होता था तो उसके बाद 10 से 12 क्लासेस होती थी। क्लासेस के बाद 2 घंटे फिर 2 o'clock तक अपना सेल्फ प्रिपरेशन करते थे या तो सर ने कुछ होमवर्क दिया है या फिर कुछ भी अगर रिवाइज करना है वो सब 2 बजे तक ये सब चलता था। फिर मैंने थोड़ा लेटर पार्ट में ये भी करा था कि फ्राइडे को लीव ले ली तो सैटरडे संडे हम लोगों का वीकेंड होता ही है तो वो लॉन्ग वीकेंड हो जाता था तो 4 डेज वर्किंग 3 डेज स्टडी इस तरीके से भी स्केड्यूल फॉलो किया था। एंड लास्ट डेज पे फिर थोड़ा बहुत ऑफिस से लीव लिया था उस पे फोकस किया था और जैसे ऑफिस में कभी भी टाइम मिल जाता है तो अपना टाइम वेस्ट ना करके अपनी स्टडीज पे ज्यादा फोकस किया था। तो उसके बाद जब आप मॉक्स देने पे आए तो आपको कुछ डिफरेंस देखा? आपके जो वीकर एरियाज थे वो स्ट्रेंथन हुए? नहीं मॉक्स मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू रहते हैं लाइक मेरे मॉक्स में कभी 90 अबव परसेंटाइल नहीं आए। तो सर भी बोलते हैं हनी सर एंड गौरव सर कि कभी मॉक्स के नंबर पे मतलब ट्रस्ट नहीं करना चाहिए वो हमेशा ज्यादा होंगे जब एक्चुअल कैट दे के आओगे। सो हमेशा इस पे फोकस करो कि क्या सीखा और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मॉक में तो कभी कभी जो वीकर एरियाज है कभी अच्छे भी हो जाते थे कभी बेकार भी हो जाते थे जैसे क्वांट मेरा अच्छा एरिया था तो मॉक्स में उसमें भी बहुत बहुत बेकार नंबर आए हैं। तो उसमें हमेशा सर ने बोला था कि एनालिसिस करते रहो कहाँ पे गलती हुई है क्या चीज आगे सही करनी है उस पे ज्यादा फोकस किया था मैंने। तो आपका मैक्सिमम क्या स्कोर रहा होगा अगर मार्क्स की बात करें? एक बार 82 आया था तो उससे एज पर लास्ट ईयर उसे 95 के अराउंड परसेंटाइल बन जाती थी पर वो एक ही मॉक में आया था वो बेसिक था तो। ठीक है। एंड फिर जब डी डे आया तो हाउ वाज योर एग्जाम और आपने कैसा स्कोर किया?
तो डी डे वाज लाइक आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली कि मतलब सर ने पहले से बताया होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि एक सेक्शन तो कुछ ना कुछ ब्लंडर करेगा ही, तो इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तीनों सेक्शन कभी बहुत ही रेयरली किसी के अच्छे जाते हैं। तो मेरे लिए आउट ऑफ द ब्लू आया एलआरडीआई, क्योंकि एलआरडीआई में पहले से होता था कि 4 पजल्स आते थे, उसमें दो पजल 4 क्वेश्चन के एंड दो पजल 6 क्वेश्चन के। तो एक जो 4 क्वेश्चन वाला होता था वो बहुत बेसिक होता था, उसे अटेम्प्ट तो हर कोई कर ही सकता है। लेकिन इस ईयर से आई एम बैंगलोर ने कंडक्ट कराया था क्या, सो दे हैड 4 क्वेश्चंस एंड मतलब 4 सेट्स थे, उसमें 5 क्वेश्चंस थे, सो सब बिल्कुल इक्वल लेवल के। तो वो एक इजी वाला जो एड्स था वो हट गया। तो वो मतलब इतना ढूंढना कि अच्छा सेट्स कौन सा हो सकता है, कौन सा पिक करना है, उसमें काफी टाइम चला गया था। एंड फिर उसमें हनी सर ने हमेशा बताया कि जब भी सेट्स पिक करते हैं तो उसमें एक स्मार्ट गेम जरूर करना चाहिए, बिकॉज एक टाइम के बाद आप 2 सेट्स कर लेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने के लिए बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरे सेट को फुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। जो ऊपर ऊपर से समझ आ रहा है उसमें एक स्मार्ट गेस लिया जा सकता है। तो मैंने उस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था कि जिससे मेरे 2-3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो गए थे। और बाकी खुद को मैंने बिल्कुल फोकस जो काम रखा था कि मतलब जैसे सेक्शंस दे रहे हैं कि जब बीआरसी हो गया तो उसके बाद बिल्कुल भी एलआरडीआई देते बीआरसी के बारे में नहीं सोचा कि वो कैसा हुआ है, क्या ऐसा गया। फिर भी एलआरडीआई होने के बाद क्वांट के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सोचा कि प्रीवियस वाले कैसे गए, बिल्कुल फोकस हो गए एकदम, अपने आप को काम रखे विदाउट एनी पैनिक एग्जाम दिया था। तो आपका स्कोर क्या रहा इसमें? 96.89% आई, ओके, एंड जिसमें क्वांट में इंडिविजुअली? आई स्कोर 99% आई। ओके, एंड बाकी दोनों की अगर बात करें इंडिविजुअली? बीआरसी में 92% आयल एंड एलआरडीआई में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो उसमें 80% आयल रहा। ओके ओके, सो इसके बाद जैसे आपके पास कॉल्स भी आए होंगे, व्हाट वर योर कॉल्स? So I had from IIM Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Shillong, and other CAP calls. Apart from that, I also applied for IIT Delhi, and I had call from SMS. ओके ओके, सो आपने फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की और कहाँ से की? इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैंने इलीट ग्रेड का ही बैच था वो ज्वाइन किया था, जीडीपीआई बैच। तो उसमें 3 मॉक टेस्ट हम लोग के लिए कंडक्ट कराए गए थे, हनी सर ने पर्सनली हमको वैट और जीडी के लिए प्रिपेयर किया था। सो थ्रू दैट ऑल्सो, और फिर न्यूज़पेपर पे भी काफी फोकस किया था, बिकॉज वैट में और पीआई में फोकस किया जाता है कि अभी करंट हैपनिंग्स क्या है, हम लोग की कंट्रीज में क्या चल रहा है आगे सब। और बेसिकली जो इंटरव्यू में रिवॉल्व करता है सारे इंटरव्यू, वो करंट हैपनिंग्स के ऊपर, अपने एकेडमिक्स के ऊपर, जो करंट प्रोफाइल है, लाइक आई वाज वर्किंग। तो मेरे मतलब जो भी वर्क प्रोफाइल है, मैं क्या काम करती हूँ उनके रिलेटेड और मेरी हॉबीज के रिलेटेड ढूंढता है। तो वो सारी लेवल 3 तक जा जाके कि मतलब इफ दे विल आस्क दिस क्वेश्चन सो व्हाट आई हैव टू आंसर, वो सारा प्रिपेयर किया था अच्छे से। एंड इवेंचुअली जब आपके इंटरव्यू देना स्टार्ट हुआ, तो आप हमें बताइए आपके फर्स्ट इंटरव्यू से कैसे कैसे प्रोग्रेशन हुई और क्या डिफरेंस था और क्या आपका एक्सपीरियंस था पर इंटरव्यू का? तो सबसे पहले मेरा 21st ऐप को आई एम लखनऊ का हुआ था। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा था और फिर सीधे दे केम टू द एकेडमिक्स। सो आई एम 2 years वर्क एक्सपीरियंस, सो इतना टच नहीं था मेरे एकेडमिक्स पे। तो उस टाइम पे समझ आ गया कि एकेड्स भी रिवाइज होने बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने जो रिसेंट मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ स्कैम या फिर कुछ रिसेंट हैपनिंग्स थी उनके बारे में पूछा था। तो उससे मतलब आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए, उसके इफ्स एंड बट्स के करंट हैपनिंग्स में क्या हुआ जल्दी में, कुछ स्कैम या कुछ फ्रॉड्स, कुछ रिसेंट चेंजेस आए हैं, वो प्रिपेयर होने चाहिए। फिर उन्होंने मतलब कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे थे कि मतलब इफ यू हैड दिस कॉल तो विच विल यू डू। तो एक अपना माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मतलब हमारा मेन फोकस क्या है। तो उस चीज से आईएमएल के इंटरव्यू से इतना समझ आ गया था कि एक खुद के अंदर अब जानकारी लेनी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट था मेरा कैब कॉल्स हुए थे, फिर इंदौर एंड बैंगलोर। तो धीरे धीरे इवेंचुअली चीजें हैंड में आने लगी कि मतलब क्या क्या फोकस करना चाहिए। आई स्टार्टेड रिवाइजिंग माई एकेडमिक्स एंड ऑल्सो सारा पूरा मैंने मटेरियल इकट्ठा कर लिया कि मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या अभी रिसेंट हुआ है। और मैंने न्यूज़पेपर पे भी फिर ज्यादा फोकस किया और कुछ यूट्यूब चैनल्स थे जैसे स्टडी आईक्यू एंड वर्ल्ड अफेयर्स, उनके थ्रू अपने आप को करंट हैपनिंग्स के लिए बिल्कुल अपडेट कर लिया। और इसके बाद वाले इंटरव्यूज कैसे रहे आपके, मतलब कितनी देर के थे या कितने कैसे क्वेश्चंस थे? सो आई एम लखनऊ का अराउंड 10 मिनट एंड बैंगलोर का 20-25 मिनट के अराउंड हुआ था। कोझिकोड वॉज अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड शिलोंग वॉज ऑल्सो अराउंड 10 to 15 मिनट। बेसिकली जो सबसे लंबा हुआ था वो आई एम बैंगलोर का ही था। वो मतलब ज्यादा एकेडमिक्स वगैरह पे फोकस नहीं करते, दे वांट टू नो इवेंचुअली लाइक हाउ अ पर्सन यू आर। तो उसके बारे में वो ज्यादा फोकस करते हैं, जनरल बातें ज्यादा होती हैं उसमें। सो ऑन एन एवरेज 10 to 15 मिनट्स ही अराउंड करते थे।
एंड एनीथिंग डिफरेंट जो आपको लगा कि ये इंटरव्यूज में, इस इंटरव्यू से दूसरे में ये डिफरेंस है, काउंटर कैसे करना है उसको? एंड हाँ जी, एक जैसे क्वेश्चन भी ऐसा आता है जिससे यू थिंक कि अच्छा इस वजह से मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ, द रीजन यू रियलाइज कि हाँ ये हो सकता है। जैसे मतलब मेरे से पूछा था बिकॉज़ आई एम आल्सो एमकॉम, सो मतलब ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट हो तो फिर क्या क्यों करनी है पोस्ट ग्रेजुएशन दोबारा से? तो मेरा यही था कि मतलब एमकॉम से एकेडमिक प्रोग्रेशन तो हो गया, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, जो मतलब इवेंचुअली जब आप कलीग्स के साथ होते हो, उनके साथ आपकी लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, तो वो एमकॉम के थ्रू नहीं हुई। तो वो मेरी एमबीए के थ्रू हो सकती है। तो उससे एक क्लैरिटी नज़र आई उनको कि मतलब फोकस्ड है, कि इसको पता है कि कहाँ पे वीक एरियाज़ हैं और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करी थी। ठीक है। एंड अब अगर बैंगलोर की बात करें, सिंस यू सेड कि सबसे बड़ा भी था आपका, मतलब सबसे लॉन्ग था, तो वो किस तरह का था? वो आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहते थे, वांट टू नो यू, तो क्या वो ग्रिलिंग था या एनीथिंग? नहीं, नहीं, आई एम बैंगलोर का बिल्कुल भी ग्रिलिंग नहीं था। लाइक दे वर वेरी चिल एंड फ्रैंक पैनल, दे वर वेरी मच टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स। तो उन्होंने आते ही सबसे पहले जो आई एम बैंगलोर का इंटरव्यू होता है, वो आईएचसी में होता है, इंडियन हैबिटेट सेंटर। तो उससे वॉकिंग डिस्टेंस ही मेरा कॉलेज था, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है, दयाल कॉलेज। तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि आपके लिए तो ये पुरानी जगह है। मैंने कहा हाँ सर, यहाँ पे रेस्टोरेंट है, हम वहाँ पे आते थे। तो मतलब एक जो ओपनिंग हुई, वो बहुत ही चिल और एक फ्रेंडली मैनर में हुई। फिर उसके बाद उन्होंने सारा वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछा कि मतलब मैं क्या काम करती हूँ, मेरा प्रोफाइल क्या है, उसमें मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। फिर उसमें जो इवेंचुअली उन्होंने पूछा कि इसमें कोई आपका डिसीजन मेकिंग एरिया भी होता है। मैंने वहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के बारे में, जो ऑडिट से रिलेटेड होती है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें डिग डीप करा कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, और फिर कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे कि अगर ऐसा होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ओनर का बेटा ही है, वो ही सारी चीजें संभाल रहा है, तो हम क्या उसको मतलब एज अ फ्रॉड कंसिडर करेंगे? इस तरीके से रियल बेस्ड सिनेरियोज उन्होंने दिए विच वर रिलेटेड टू ऑडिट, व्हिच इज माय प्रोफाइल। सो उसके बेसिस पे आंसर दिए। फिर कुछ एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस, लाइक दो बिल्कुल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और तुमको प्रमोशन देना है, तो व्हाट विल बी द सिनेरियो, किस बेसिस पे आप जज करोगे, क्या आपके फ्यूचर डिसीजंस होंगे, उनसे रिलेटेड। फिर मेरे एसओपी में मैंने कंसल्टिंग के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो कुछ कंसल्टिंग से रिलेटेड, लाइक कि आपकी ड्रीम कंपनीज कौन सी है। फिर मतलब इफ यू आर वर्किंग फॉर अ बिग कंसल्टिंग कंपनी और आपको पॉल्यूशन रिड्यूस करना है इंडिया में, तो आप मतलब किन किन चीजों पे फोकस करोगे और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो इस तरीके से रियल लाइफ सिचुएशंस थी और बहुत ही चिल पैनल था। कोई भी मतलब ग्रिलिंग या फिर ऐसे स्ट्रेस बेस्ड नहीं था कि वो आपके ऊपर स्ट्रेस बना रहे हैं। अगर आपको कभी एक आध मिनट के लिए सोचने के लिए टाइम भी चाहिए, तो दे वर वेरी कूल विद दैट। ठीक है। और अगर आप अपनी जर्नी से कोई पॉइंटर निकाल के एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे, तो आप क्या सजेशन देंगे उन्हें फॉर द कमिंग ईयर? तो लाइक आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल अपने इसमें लगे रहो, कभी मॉक्स के नंबर देके डिससेटिस्फाई नहीं होता है। मॉक्स कभी भी हमको इक्वली एवेलुएट नहीं करते, हमेशा फोकस्ड हो, एकदम डी डे पे काम रहना है। और ये सोच के जाना है कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही है, लेकिन अपना बेस्ट ही देना है हर चीज में। और अपने बिल्कुल माइंड से क्लियर हो कि अपने स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। अपने वीकनेस पे वर्क करना है, और वीकनेस पे वर्क करते करते ये नहीं है कि अपनी स्ट्रेंथ पीछे चली जाए। तो दोनों तीनों चीज, तीनों सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस करना है, क्योंकि इवेंचुअली सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों मैटर करती हैं। सो दोनों चीजों को फोकस करके चलना है। Lastly, if I talk to you about EG, आपको क्या लगता है, how did EG help you in becoming a part of your journey and achieving your dream? तो लाइक माय अचीवमेंट, आई विल फुल्ली डिवोट टू ईजी ओनली, हनी सर, गौरव सर, शाहजार सर। और वो नहीं होते तो शायद ये कभी ड्रीम सच नहीं हो पाता। उन्होंने नॉट मतलब अकेडमिक्स के ही अलावा हर तरीके से मोटिवेट किया है, हर तरीके से अपना पैशन अचीव करने में हेल्प करी है। ईजी में मतलब जैसे सर बोलते हैं कि ईजी इज एन इमोशन। तो वहाँ पे सारे जो बच्चे भी पढ़ते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इवेंचुअली बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जो हमको मतलब आगे बताती है। जैसे एसओपी सब जब हम फिल कर रहे थे, तो उस टाइम पे सारे बच्चे अपने आप से डिस्कस करके काफी अच्छा बेटर इंप्रूवमेंट हो जाता है, जो आई थिंक कोई और इंस्टीट्यूट नहीं ऑफर करता। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपनी जर्नी के बारे में, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम एंड बीइंग विद अस, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय। या बाय।